नमस्कार साथियों, द ड्रीम पॉइंट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की आज की ये पहली क्लास है जिसमें आप और मैं मिलकर एग्रोनॉमी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। देखिएगा, मैं बेसिकली बात करूंगा। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की। किसकी बात कर रहे हैं साथियों? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। देखिएगा, ये जो क्लास है अपनी, या मैं कह सकता हूं हमारे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की जो क्लास रहेगी वो ना सिर्फ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए बल्कि जेट, सीयूईटी, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एवं अन्य एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होगी। क्योंकि इन क्लासों में हम पूरा का पूरा विश्लेषण करके ये कोशिश करेंगे कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम से बाहर हमारे इस कंटेंट से कोई सवाल न जाए। ठीक है, देखिएगा, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में अगर मैं बात करूं, एकदम बेसिक से बात करेंगे हम, एकदम बेसिक से बात करेंगे सर। देखिएगा, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जो हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, दूसरा मार्कर ये कट कर दो, मार्कर देखो यार, सही लेके आऊं फिर मैं कर दिया। तो इस एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जो अपने एग्रीकल्चर साइंस यानी कि कृषि विज्ञान है, कृषि विज्ञान, इसके आते हैं साथियों 60 क्वेश्चन। 60 प्रश्न इसके आपको देखने को मिलते हैं, 60 क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें एग्रीकल्चर में हम 3 सब्जेक्ट को मेजर रूप से पढ़ते हैं। एग्रोनॉमी, एक आती है आपके पास हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के अलावा एक आप पढ़ते हो एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री देखिएगा, आपके सामने एग्रोनॉमी के 20 क्वेश्चन आते हैं, हॉर्टिकल्चर के 20 क्वेश्चन आते हैं और एनिमल हस्बेंड्री के 20 क्वेश्चन आते हैं। और कुल मिला के जो 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में से 60 तो आपके इस एग्रीकल्चर साइंस के आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त देखिएगा आप जीके की अगर मैं बात करूं तो जीके में आप 3 सब्जेक्ट देखते हो, जियोग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। तो जीके के कुल मिला के तीनों का वेटेज रहता है 6, 7, 7, 8 या 8 से 10। ठीक है, जीके के 25 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप मान सकते हो भाई जियोग्राफी के 6 से 7 क्वेश्चन, हिस्ट्री के आप 8 से 9 क्वेश्चन मान लो, और आर्ट एंड कल्चर के मान लो 8 से 10 क्वेश्चन। इस प्रकार से जीके के आते हैं आपके 25 क्वेश्चन। ठीक है, एक आती है आपके सब्जेक्ट हिंदी। ठीक है, हिंदी के आपके कुल 12-13 टॉपिक हैं जिसमें आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सीधी भर्ती का पेपर होता है 100 क्वेश्चन का, नॉन सीईटी है। ठीक है, सीधे पेपर के माध्यम से चयनित किया जाता है अभ्यर्थियों को। और इस वेटेज के साथ आपके सामने एग्रोनॉमी लेकर मैं प्रस्तुत होऊंगा ऐसे सर, हॉर्टिकल्चर के लिए हमारे लक्षित सर है, और एनिमल हस्बेंड्री के लिए हमारे अमित सर, ठीक है, वॉइस डायरेक्टर के रूप में। और जीके में आपके पास सुरेंद्र सर हैं, 2 और फैकल्टीज है जो आने वाली है। और हिंदी में भी आपके सामने आएंगे एक सर, मनोज सर। ठीक है, इस प्रकार से ये अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कोर्स पढ़ेंगे। और इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि जो एग्रीकल्चर साइंस है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अलावा AAO, AO, जेट, सीयूटी आदि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, अब ये तो हो गई ऊपर ऊपर से बात। अब हम एग्रोनॉमी में पढ़ना चालू करें। ठीक है, बात करते हैं एग्रोनॉमी की, एग्रीकल्चर की। ठीक है, बेसिक बात करते हैं। आज की पहली क्लास बेसिक क्लास होगी जिसमें आपको समझना है कि हाँ, हमें किन किन बातों का ऊपर ऊपर से ध्यान रखना होता है। और ऊपर ऊपर से जो क्वेश्चन उठते हैं बेसिक से, वो क्वेश्चन आपके इस क्लास में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब देखिएगा साथियों, जैसा कि मैंने बात की एग्रीकल्चर की, तो पहला क्वेश्चन आपसे यहीं से पुटअप हो जाता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि बताइए भैया, ये जो एग्रीकल्चर है ये किस भाषा का शब्द है? देखिएगा, एग्रीकल्चर लैटिन शब्द है। कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का है। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, सिल्वीकल्चर, ऐसे कई शब्द जिनके पीछे कल्चर लगता है, वे सब के सब हैं लैटिन भाषा के। यानी कि सर आपने यहाँ पे एक बात तो हमें बताई जो हमें ध्यान रखनी है कि ऐसे शब्द जिनके पीछे क्या लगे भैया? कल्चर लगे, वो शब्द लैटिन शब्द है।
कौन सी भाषा के हैं? लैटिन भाषा के। ठीक है, मान लिया सर। ऐसा शब्द जिनके पीछे लोजी लगे या नोमी लगे वो शब्द ग्रीक भाषा के। ठीक है, बिल्कुल सर, मान लिया। अब सर इसमें एक अपवाद आता है। अपवाद मतलब जो कहता है भाई मैं तो इस बात को नहीं मानूंगा, आप मुझे नहीं कहोगे लैटिन का, आप मुझे ग्रीक का भी नहीं कहोगे, आप मुझे दोनों का कहोगे। यानी कि अपवाद में आप एक शब्द ध्यान रखोगे। अपवाद, एक आध अपवाद हर जगह मिल जाता है, तो यहाँ भी एक अपवाद है जिसका नाम है पोमोलॉजी। कौन सी लॉजी है भैया? पोमोलॉजी। देखिएगा जो हॉर्टिकल्चर है ना आपकी उद्यानिकी कहते हैं जिसे, इसमें आप फल, सब्जी, पुष्प, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक, परिरक्षण इत्यादि का अध्ययन करते हो। ठीक है, तो फलों में जो अध्ययन करते हो ना आपको पोमोलॉजी आती है, पोमम प्लस लोगस, है ना। पोमोलॉजी में आप फलों का अध्ययन करते हो, और ये पोमोलॉजी एक अपवाद है जो लैटिन प्लस ग्रीक से मिलकर बनी है। लैटिन प्लस ग्रीक, यानी कि लैटिन शब्द है पोमम। लैटिन कौन सा है सर? पोमम। और ग्रीक कौन सा है सर? लोगस। कौन सा है? लोगस। लोगस का मतलब देखो एग्रोनॉमी होगी शायद, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो जिनके पीछे लॉजी लगे, चाहे पोमोलॉजी हो, ठीक है, या ऐसे कई भी ब्रांच, कोई भी ब्रांच जिनके पीछे लॉजी लगे, तो लॉजी शब्द जो है वो लोगस से बनता है। किससे बनता है? लोगस। और लोगस का मतलब अगर आपको पूछे तो आप कहोगे टू स्टडी। क्या कहोगे? टू स्टडी। नोमी का नोमस होता है, लॉजी का लोगस होता है। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है ध्यान। अब यहाँ पे हमने क्या बात की कि एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का है। ठीक है, इसी प्रकार मैं कह सकता हूं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, अरे सर अभी आपने बताया जिनके पीछे कल्चर है वो लैटिन है, यानी कि ये भी क्या है साथियों? लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है भैया? लैटिन शब्द है। ठीक है, सिल्वीकल्चर कह लो, है ना, सिल्वीकल्चर कह लो, या कोई भी ब्रांच कह लो जिनके पीछे कल्चर नाम है, उनको आप क्या कहोगे? लैटिन कहोगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन, ये सवाल आया हुआ है, ध्यान रखना। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ से क्या होता है? एग्रीकल्चर को हिंदी में क्या कहते हैं? सर क्या यार गोलू सा सवाल पूछ रहे हो, एग्रीकल्चर को तो हिंदी में कहते हैं कृषि। क्या कहते हैं? कृषि। और यहां से सवाल क्या आता है पता है? यहां से सवाल क्या आता है कि कृषि किस भाषा का शब्द है? कृषि किस भाषा का शब्द है? कृषि लैटिन भाषा का नहीं है। भले ही एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का है, लेकिन एग्रीकल्चर इंग्लिश वर्ड है, पीछे कल्चर आया यानी कि हमने लैटिन का मान लिया। लेकिन ये जो कृषि है, कृषि शब्द जो है वो है संस्कृत भाषा का। कौन से भाषा का है भैया? संस्कृत भाषा का। अच्छा सर, कृषि शब्द संस्कृत भाषा का है? बिल्कुल, कृषि शब्द संस्कृत भाषा के कृष धातु से मिलकर बना है। कौन से धातु से मिलकर बना है सर? कृष धातु से मिलकर बना है। और इस कृष धातु का मतलब क्या होता है? खींचना। क्या मतलब होता है? खींचना। इसके अलावा क्या मतलब होता है? जोतना। क्या मतलब होता है? जोतना। ये मैं एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। 11वीं एग्रीकल्चर में पहले पार्ट का नाम है भारतीय कृषि का इतिहास, महत्व, शाखा एवं क्षेत्र। वहां पे ये लाइन लिखी हुई है कि कृषि शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के कृष धातु से हुई है। इसमें कृष शब्द का अर्थ होता है खींचना, जोतना, प्राप्त करना इत्यादि। ठीक है, तो खींचना, जोतना, प्राप्त करना, ये सब इस कृष धातु का अर्थ होता है। क्लियर है? ठीक है सर, मान लिया। अब यहां से ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। एग्रीकल्चर पूछे तो लैटिन, कृषि पूछे तो संस्कृत। संस्कृत के कुछ और शब्द जो आपको ध्यान रखने हैं। आपको पूछे खाद किस भाषा का है? संस्कृत। आपको पूछे गन्ना किस भाषा का है? गन्ना, तो गन्ना भी संस्कृत का है। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है सर, मान लिया। अब देखिएगा कुछ और पॉइंट इसमें अगर मैं बात करूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ये पोमोलॉजी का, एग्रीकल्चर का, कृषि का, ये तो स्टार लगा के लिख देना और घोर देना, घोल के पी जाना आप, है ना। और इस क्लास को आप अगर देखते रहोगे, तो रेगुलर देखते रहोगे, तो ये गारंटी है कि हमारा प्रयास यही है कि आपका कोई भी सवाल न छूटे। इसलिए देखते रहना। और जो भी साथी इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि कोई भी जैसे ही हम नई इंफॉर्मेशन लाते हैं, नई क्लास लाते हैं, तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब देखिएगा अगली बात अगर मैं करूं, तो एग्रीकल्चर की 3 ब्रांच मैंने आपको बताई, जिसमें पहली ब्रांच कौन सी है सर? एग्रोनॉमी। तो हम यही तो पढ़ेंगे, है बोलू, हम यही तो पढ़ेंगे एग्रोनॉमी। कौन सी नॉमी है भैया? एग्रोनॉमी। नॉनी नहीं बोला है मैंने, ध्यान रखना, नॉमी बोला है, एग्रोनॉमी। अरे सर आपने वहां एक बात लिखाई थी ना, नोमी, लॉजी, जिनके पीछे नोमी और लॉजी है वो कौन सी भाषा के हैं? बोलो बोलो, मैं आपको सुन रहा हूं, घर से ही बोलो, लेकिन बोलो। वो है सर
ग्रीक भाषा के, कौन सी भाषा के हैं, ग्रीक भाषा के, यानी कि इसको भी कहो ओहो महोदय आप तो नौवीं वाले हो, यानी कि आप ग्रीक भाषा के हो, है ना। हाँ सर, ग्रीक भाषा के। तो सर ये एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, और वो दो शब्द हैं एग्रोस प्लस नोमोस। यस सर, है ना भाई। एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा का है क्योंकि इसके पीछे हमने नोमी देखा, और ऐसे शब्द जिनके पीछे नोमिलॉजी है वो तो ग्रीक भाषा के। यहाँ से ये बात क्लियर थी। लेकिन एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस प्लस नोमोस। ठीक है, एग्रोस का मतलब होता है सस्य, यानी कि मृदा, मृदा कह दो आप, है ना, मृदा। और नोमोस का मतलब होता है प्रबंधन, है ना, प्रबंधन कह दो, या टू कल्टीवेशन कह दो, टू कल्टीवेशन कह दो भैया, कल्टीवेशन कह दो, टू मैनेज कह दो, है ना। ठीक है, जुताई भी कह सकते हो आप। तो ये जो एग्रोनॉमी शब्द हैं, मृदा और प्रबंधन। अब सर इसमें किसका अध्ययन करते हैं, इसमें दो बातों का अध्ययन करते हैं भैया, इसमें दो बातों का अध्ययन करते हैं। फसल उत्पादन का अध्ययन करते हैं भैया, फसल उत्पादन, कौन से उत्पादन का भैया, फसल उत्पादन, प्लस प्लस में जोड़ दो आप मृदा प्रबंधन को, क्योंकि यहाँ हमने लिखा है मृदा प्रबंधन, तो यहाँ एक पॉइंट आएगा मृदा प्रबंधन। यानी कि अगर मैं आपको कहूं कि एग्रोनॉमी की परिभाषा इसके अकॉर्डिंग बताओ तो एकदम सिंपल हो जाएगी रे गोलू, एकदम सिंपल हो जाएगी कि फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों और क्रियाओं का व्यवहारिक अध्ययन। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना, फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों और क्रियाओं का व्यवहारिक अध्ययन क्या है, एग्रोनॉमी। यहां से अभी तक 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, मोस्ट मैं साथ साथ बताते जा रहा हूं, लिखते जाना। पहला क्वेश्चन वहां से बन रहा था, एग्रीकल्चर किस भाषा का है और कृषि किस भाषा का है। एग्रीकल्चर लैटिन का है, कृषि संस्कृत का है। वहां हमने लिखा खाद और गन्ना संस्कृत के है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर भी लैटिन का है। कल्चर और नोमिलॉजी का मैंने लॉजिक बता दिया। फिर वहां पोमोलॉजी जो अपवाद था वहां से क्वेश्चन बड़ा हुआ है, तो वो भी आपके क्वेश्चन बनता है लैटिन प्लस ग्रीक वाला, लैटिन प्लस ग्रीक वाला। ठीक है, अब देखिएगा आप यहाँ पे एग्रोनॉमी ग्रीक दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस प्लस नोमोस, मृदा प्रबंधन। टू स्टडी भी कह सकते हो, टू कल्टीवेशन कह सकते हो, टू मैनेज कह सकते हो। ठीक है, क्लियर है सर। फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों और क्रियाओं का व्यवहारिक अध्ययन एग्रोनॉमी है। अब यहाँ से 5वां क्वेश्चन क्या बनता है कि एग्रोनॉमी के पिताजी कौन है, हु इज द फादर ऑफ एग्रोनॉमी। पूछा जाता है कि सस्य विज्ञान के पितामह कौन है, पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है। तो सस्य विज्ञान के जनक कह दो, पिता कह दो, पापा कह दो, है ना। सस्य विज्ञान के पिता हैं भैया पीटर डी क्रेसेंजी, पीटर डी क्रेसेंजी, पीटर डे क्रेसेंजी, इनको कहते हैं सस्य विज्ञान के जनक। पीटर डे क्रेसेंजी को क्या कहते हैं, सस्य विज्ञान के जनक। तो साथियों ये तो थी मतलब एकदम बेसिक सी जानकारी, क्या थी, बेसिक सी। तो इस बेसिक सी जानकारी से 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं, बन तो ज्यादा रहे हैं लेकिन इंपोर्टेंट जो आज तक बने हुए हैं प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू से बात करूं तो 5 से 6 अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, अब मैं टॉपिक वाइज बात करूंगा आपके सामने। तो बिल्कुल साथियों ये तो थी बेसिक की बात। अब बेसिक के बाद हम आते हैं टू द पॉइंट, यानी कि एक एक पॉइंट के अनुसार हम इस विषय को पढ़ते हैं और अपने 20 क्वेश्चन पर पूरा डाका डालते हैं कि ये तो हमारे क्लियर है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं एक एक टॉपिक से, और पहला हमारा टॉपिक आएगा मौसम एवं जलवायु, जिसको आप कहेंगे वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर एंड क्लाइमेट। इससे पहले आपको एक चीज समझना है जिसका नाम है वायुमंडल। कौन सा मंडल है रे, वायुमंडल। तो इस वायुमंडल को हम अभी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है भाई, मौसम एवं जलवायु पढ़ रहे हैं तो उससे पहले वायुमंडल की 4-5 परतें हैं, उनके बारे में बात करेंगे, उनके मेन पॉइंट देखेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं और जहां से क्वेश्चन आते हैं हम उस पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, देखिएगा वायुमंडल। इस वायुमंडल में आपके पास आती है 4 परत। कितनी परत है, 4 परत। कौन कौन सी है सर, एक तो है आपके पास शोभ मंडल। कौन सी है भैया, शोभ मंडल। कौन सा मंडल है, शोभ मंडल। एक है आपके पास समताप मंडल, समताप मंडल। एक है आपके पास मध्य मंडल, जो बीच में रहा उसको कहा मध्य मंडल, जो बीच में रहा उसको क्या कहा, मध्य मंडल। एक है आपके पास ताप मंडल। कौन सा मंडल है ये, ताप मंडल। ये 4 परतें आती हैं आपके सामने।
1 2 3 4 अपने सवाल हो लिए। अब देखिएगा सौभ मंडल। तो इस सौभ मंडल की अगर मैं बात करूं, देखो एक एक की बात करते हैं क्योंकि क्वेश्चन आते हैं और जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं की बात करता हूं। देखिएगा सौभ मंडल, सौभ मंडल में आप एक शब्द ध्यान रखेंगे, वो तमिल वाले बोलते हैं ना उस प्रकार से। सौभ मंडल में आप एक शब्द ध्यान रखोगे, भारी, भारी प्लस मौसमी, भारी प्लस मौसमी मतलब मौसमी घटना है ना। अब देखिएगा भारी प्लस मौसमी मतलब सर भारी शब्द मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये वायुमंडल की सबसे भारी परत होती है। ये मंडल सबसे अधिक भारी होता है, यानी कि सर्वाधिक भारी मंडल, सर्वाधिक भारी मंडल, सर्वाधिक भारी मंडल कौन सा है सर? सौभ मंडल है, क्योंकि यहाँ हमने लिखा है भारी प्लस मौसमी। मौसमी का अर्थ मैं बताऊंगा, मौसमी घटनाएं, वर्षा बनना है ना, सॉरी वर्षा होना, बादल बनना, कोहरा इत्यादि। ठीक है, देखिएगा सर्वाधिक भारी परत है ये, पहला पॉइंट क्लियर। सर्वाधिक भारी परत मतलब कितना, अंदाजा तो बताओ। तो देखिएगा वायुमंडल की कुल भार का, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लिखते जाना साथियों, पूरा लिखाऊंगा, टाइम लगेगा ना, आप साथ साथ लिखते जाना। देखिएगा ये है सौभ मंडल, वायुमंडल की सबसे भारी परत, वायुमंडल की सबसे भारी परत यानी कि सर्वाधिक भारी मंडल। ठीक है, सर्वाधिक भारी मंडल वायुमंडल के कुल भार का 75% है ये। वायुमंडल के कुल भार का कितना है भैया? 75%। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। मौसमी यानी कि सभी मौसमी घटनाएं जो भी आकाश में होती है ना, इस वायुमंडल में जो भी मौसमी घटनाएं होती है, चाहे वो वर्षा हो, कोहरा हो, बादल बने, जो भी है वो सब इसी में होती है। तो सभी मौसमी घटनाएं इसी मंडल में होती है, सभी मौसमी घटनाएं है ना, सभी मौसमी घटनाएं जो है वो इसी मंडल में होती है। मैं लिखता हूं इसी मंडल में होती है। अब देखो मंडल में होती है, 3 पॉइंट हमने 2 शब्दों के माध्यम से याद किए। एक चीज आप नोटिस करना, एक चीज आप नोटिस करना, 3 पॉइंटों को, 3 लाइनों को 2 शब्दों में याद किया है। ठीक है, भारी प्लस मौसमी, भारी प्लस मौसमी, बस ये 2 शब्द याद। भारी जैसे ही आप, अगर आपने ये लाइन पढ़ी हुई है तो जैसे ही भारी शब्द कहोगे तुरंत याद आएगा, हाँ सर वायुमंडल की सबसे भारी परत है। और भारी जैसे ही आप लिखोगे वहां भारी परत है या भारी मंडल है तो तुरंत आएगा कुल का कितना? 75%। कुल वायुमंडल के कुल का कितना वजन है इसमें? 75% है। कितना है सर? 75%। ठीक है सर, मान लिया। फिर मौसमी मतलब सर सभी मौसमी घटनाएं इसी में होती है। अब कौन कौन सी मौसमी घटनाएं? जैसे बादल बनेंगे है ना, बादल बनना, और सर और तो बढ़िया है, लेकिन वर्षा, और सर कोहरा, कौन सा रहा है ये? कोहरा इत्यादि लिख दो ना सर, मजा आएगा। ठीक है, लिख देते हैं इत्यादि, बस। अब आया ना मजा सर। तो यानी कि पहला अपना जो मंडल था सौभ मंडल, वो हुआ क्लियर। ठीक है, सौभ मंडल में देखो इसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। भारी प्लस मौसमी लिखा, सर्वाधिक भारी मंडल है, वायुमंडल के कुल भार का 75% है। सभी मौसमी घटनाएं इसी मंडल में हो रही है। मौसमी घटनाओं में 2-3 बातें लिखी है कि एक तो वर्षा होना, बादल बनना, कोहरा इत्यादि है ना। अब देखिएगा अगली बात करें सर, अगली इसके आगे आता अपना समताप मंडल। कौन सा मंडल था सर? समताप मंडल। तो अब हम बात करेंगे समताप मंडल की। किसकी बात करेंगे सर? समताप मंडल की। देखिएगा समताप मंडल, 4 परत कह लो, 4 मंडल कह लो, मंडल। ठीक है, यहां एक चीज आप ध्यान रखिएगा, सौभ मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल, सॉरी मध्य मंडल और ताप मंडल, मध्य मंडल और ताप, समताप लिख देता हूं ना, समताप और सौभ। या एक चीज आप ध्यान रखोगे कि ये तो है भैया 8 से 18 किलोमीटर की दूरी पर, 8 से 18 किलोमीटर। ये है भैया 18 से 50 किलोमीटर, 18 से 50 किलोमीटर। ये है भैया 50 से 80, 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और ये है अपना 80 से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 80 से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है सर, मान लिया। अब इसमें देखिएगा जो सौभ मंडल है वो कितने पे है? 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। 8 से यानी कि यहाँ हम जाएंगे ना आकाश में, 8 से 18 के बीच में गए, अरे यार आपको तो कहीं देखा है, देखा है, पढ़ा है, पढ़ा है। हाँ सर, एसएस सर की जब क्लास देखी तो हमने सौभ मंडल की बात की थी, मिलोगे, हाथ मिलाओगे, मिल के आओगे, खाना खा के आना है ना। ठीक है,
अब देखिएगा समताप मंडल 18 से 50 किलोमीटर होता है, मध्य मंडल होता है 50 से 80 और ताप मंडल होता है 80 से 1600। ये बात आपको इसलिए भी ध्यान रखनी है क्योंकि ये जो समताप मंडल सेकंड वाला हम पढ़ेंगे ना, ये जो समताप मंडल पढ़ोगे ना, ये जो समताप मंडल पढ़ोगे ना, इस समताप मंडल में हमने क्या लिखा है 18 से 50 लिखा है ना, हाँ सर ये तो लिखा है, तो इस 18 से 50 किलोमीटर में होता है ये मान लिया, लेकिन इसमें 18 से 25 किलोमीटर 18 से 25 किलोमीटर के मध्य एक परत पाई जाती है, 18 से 25 किलोमीटर के मध्य एक परत पाई जाती है जिसका नाम है ओजोन परत, ओजोन लेयर। कौन सी है सर? ओजोन परत। तो ओजोन से भी मिलके आना है ना, ओजोन परत 18 से 25 किलोमीटर में पाई जाती है। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। दूसरा पॉइंट आप इसमें क्या ध्यान रखोगे कि जो हवाई जहाज है, कौन से जहाज हैं सर? हवाई जहाज। वो हवाई जहाज भी तो इसी मंडल में उड़ रहे हैं ना, तो हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ते हैं सर? इसी मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब देखिएगा 2 पॉइंट इसमें बताए मैंने भाई, एक तो हवाई जहाज इस मंडल में उड़ते हैं और ओजोन परत इसमें 18 से 25 किलोमीटर में पाई जाती है, टोटल होता है 18 से 50 किलोमीटर। अब देखिएगा अगला आता है मध्य मंडल। कौन सा आता है सर? मध्य मंडल आता है। तो मध्य मंडल में आप क्या ध्यान रखोगे, आइए देखते हैं। ठीक है, मध्य मंडल, मध्य मंडल में आप ध्यान रखोगे कि इसको कहते हैं कोल्ड रिलीजन। क्या कहते हैं भैया? मध्य मंडल, इसको कहते हैं कोल्ड रिलीजन। क्या कहते हैं? कोल्ड रिलीजन, यानी कि ये सर्वाधिक ठंडी परत है। सबसे ठंडी परत अगर आपको पूछे सबसे ठंडी परत कौन सी है, सबसे ठंडा मंडल कौन सा है, सबसे ठंडा शांत दिमाग का एकदम ठंडा ठंडा बर्फ जैसा ठंडा मंडल या ठंडा मंडल या ठंडी परत कह दो, तो वो कौन सा है? अपना मध्य मंडल है। कौन सा है? मध्य मंडल। और ये सर्वाधिक ठंडा होता है, इसी कारण इसको कहते हैं कोल्ड रिलीजन। कोल्ड रिलीजन क्या कहते हैं इसको? कोल्ड रिलीजन। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब देखिएगा ताप मंडल आता है अगला हमारे पास, लास्ट ताप मंडल है ना। ताप मंडल, ताप मंडल के साइंस में आप क्या ध्यान रखोगे कि इसके जो नीचे की परत होती है ना, ताप मंडल को इंग्लिश में कहते हैं थर्मोस्फेयर। क्या कहते हैं? थर्मोस्फेयर। अब इस ताप मंडल के नीचे की परत को कहते हैं अयन मंडल। तो यहाँ आप एक परिभाषा ध्यान रखोगे अयन मंडल की। कौन से मंडल की? अयन मंडल। मध्य मंडल में, मध्य मंडल से पहले जो आया था समताप मंडल, समताप मंडल में हम ओजोन परत से मिले थे और यहाँ हम मिलेंगे अयन मंडल से। तो ये जो ताप मंडल है ना, ताप मंडल में ताप मंडल के नीचे की परत को कहते हैं अयन मंडल। ताप मंडल के नीचे की परत को क्या कहते हैं? अयन मंडल कहते हैं। ठीक है सर। अब आप देखिएगा कुछ एक पॉइंट आपको यहाँ पे थोड़े और ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ हमने 4 परतें देखी ना, सौभ मंडल। अच्छा, ये भी लिख दो इसमें कि तापमंडल जो है वो 80 से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यहाँ आप भले लिख दो 50 से 80 लिख दो ना सर, क्या दिक्कत है? ठीक है, लिख दिया। अब देखिएगा ये जो 4 परतें थी ना, सौभ मंडल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, समताप मंडल, पूरे लिख देते हैं चलो। समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल, ये जो 4 परतें थी सौभ मंडल में आप ध्यान रखोगे, सौभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, इन तीनों में ऊंचाई के साथ जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि नहीं होती है, ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। इन तीनों में सौभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है, वृद्धि नहीं होती है। लेकिन ये जो आपका ताप मंडल है, इसका तो नाम ही ताप मंडल है, इसका तो नाम ही ताप मंडल है। नाम ताप मंडल है तो काम भी ताप मंडल वाला ही करेगा। यानी कि ये ऐसी परत है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। बोलो बोलो, मैं आपको सुन रहा हूं, घर पे बैठ के बोलो भले, लेकिन बोलो। ऊंचाई के साथ तापमान में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ऊंचाई के साथ तापमान में क्या हो रही है? वृद्धि। तो अगर आपको चारों में से पूछे कि ऐसी कौन सी परत है, या भैया बता ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि हो रही है, तो आपको कोई सेना तान के कि ऐसा तो है ताप मंडल। कौन सा मंडल है? ताप मंडल। तो ताप मंडल में ऊंचाई के साथ ताप में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब देखो इसमें भी मेन बात, हालांकि सारे मेन पॉइंट लिखे, इसमें भी मेन वापिस रिविजन कर रहा हूं। 4 मंडल है, सौभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और
तापमंडल। 4 परत है। पहला जो शोक मंडल था वो 8 से 18 किलोमीटर था। दूसरा जो मध्य मंडल था वो कितना था? 18 से 25 था। ठीक है, सॉरी, दूसरा कौन सा था अपने पास? समताप मंडल का। समताप मंडल जो है वो था 18 से 50, और वहां पे एक बात लिखी थी कि 18 से 25 में कौन सा पाया जाता है? 18 से 25 में पाई जाती है ओजोन परत। तो वहां आप जब भी समताप मंडल से मिलने जाओ तो समताप मंडल की एक छोटी सी बहन है ओजोन, उससे भी मिलकर आना। ठीक है, और कहना भाई ओजोन परत कहाँ है, आप ढूंढना मत, आप सीधे जाना 18 से 25 किलोमीटर में। भाई जब आसमान में जाओ ना तो 18 से 25 किलोमीटर जब जाओगे तो वहां मिलेगी ओजोन परत। कौन मिलेगी? ओजोन परत। और मध्य मंडल जो है 50 से 80 में मिलेगा, और तापमंडल 80 से 1600 में। अब सबसे ठंडी परत कौन सी? सबसे ठंडी परत कौन सी? तो सबसे ठंडी परत है आपकी मध्य परत। कौन सी है? मध्य परत या मध्य मंडल। मध्य मंडल सबसे ठंडा है, तो तापमंडल सबसे गर्म है। ये जो शोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल थे, इन तीनों में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि नहीं होती। ये तीनों मना कर रहे हैं कि हम तो ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि नहीं करेंगे, ठंडे दिमाग वाले हैं। ठीक है, और तीसरा तो सबसे ठंडा था। ठीक है, लेकिन जो चौथा आ रहा है सबसे लास्ट में तापमंडल, ये कह रहा है मेरा तो नाम ही ताप है तो फिर मैं काम भी ताप वाला ही करूंगा। यानी कि इसमें ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे गर्मी लगेगी, जैसे जैसे ऊपर जाओगे गर्मी लगेगी। ठीक है, तो यानी कि ये अपना जो वायुमंडल वाला पोर्शन है वो क्लियर हुआ। अब देखते हैं मौसम एवं जलवायु। मौसम एवं जलवायु में यहां से बहुत बार क्वेश्चन बने हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये सारे पॉइंट आपको याद करके जाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक से एकदम नॉर्मल पॉइंट है। अब हम एक टॉपिक शुरू करते हैं इसमें, मौसम एवं जलवायु। मौसम एवं जलवायु। हाँ, तो मौसम एवं जलवायु की बात करो सर, बिल्कुल देखिएगा मौसम एवं जलवायु। इसमें पहले तो कुछ एक इंस्टीट्यूट हैं जो हम लिख लेते हैं। पहला इंस्टीट्यूट हमारे सामने आता है भारतीय मौसम विभाग। भारतीय मौसम विभाग। कौन सा विभाग है ये? मौसम विभाग। जैसा कि हमने लिखा मौसम को, क्या लिखा हमने? मौसम को वेदर लिखा, तो मैं कह दूं इंडियन वेदर डिपार्टमेंट। लेकिन ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। हम मौसम को क्या बोल सकते हैं? मीटियोलॉजी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मीटियोलॉजी। तो इसको मैं लिख रहा हूं IMD। क्या लिख रहा हूं सर? IMD, इंडियन मीटियोलॉजी डिपार्टमेंट, यानी कि भारतीय मौसम विभाग। इस भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई, कहां पे है? तो इसकी स्थापना हुई 1875 में। कब हुई सर? 1875 में। कहां पे स्थित है ये? कोलकाता। कहां पे स्थापना हुई इसकी? कोलकाता में। कहां पे हुई सर? कोलकाता में। ठीक है, 1875 में कोलकाता में ये स्थापित किया गया भारतीय मौसम विभाग। अब देखिएगा, एक है विश्व मौसम संगठन, WMO बोलते हैं इसको, विश्व मौसम संगठन। मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं इसलिए हो सकता है राइटिंग 19-20 हो, लेकिन आपको इसके कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम के मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में सर को कह के डलवा दूंगा। ठीक है, WMO कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? WMO, वर्ल्ड मीटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन। इसकी स्थापना हुई सर जिनेवा में। कहां पे हुई? जिनेवा में। सर ये फिनेवा ये कहां पे है सर? ये जिनेवा है स्विट्जरलैंड में। कौन से लैंड में? स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये स्विट्जरलैंड में स्थित है भैया, जिनेवा। ठीक है, WMO की स्थापना जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई। कब हुई सर? 1961 में। कब हुई? 1961 में। 1961 में WMO विश्व मौसम संगठन की स्थापना हुई। ठीक है सर, मान लिया। अब अगला कौन सा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसरो के नाम से जाना जाता है इसे, संस्थान। मैं लिख देता हूं इसरो। क्या कहते हैं इसको? इसरो। ठीक है, इंडियन स्काई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कह दो या इंस्टीट्यूट कह दो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहां पे है सर? ये है सर बेंगलोर में। कहां पे है सर? बेंगलोर में। तो आपको ध्यान रखना है इसरो कहां स्थित है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, तो वो है बेंगलोर में। कहां पे है सर? बेंगलोर में है। अब देखिएगा भारतीय कृषि मौसम विज्ञान
विभाग, भारतीय कृषि, भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं इसे, भारतीय कृषि मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय कृषि मौसम विज्ञान विभाग, मेट्रोलॉजी को कहते हैं मौसम विज्ञान या मौसम विभाग भी कह दो, ठीक है, विज्ञान विभाग। IAMD कहते हैं इसे, क्या कहते हैं सर? IAMD, इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। कहाँ पे है सर ये? नई दिल्ली में है। कहाँ पे है सर? नई दिल्ली में है। कब स्थापना हुई सर इसकी? 1932 में हुई। कब हुई सर? 1932 में हुई, ठीक है, क्लियर है। ये तो कुछ इंस्टीट्यूट है कि सर भारतीय मौसम विभाग 1875 में कोलकाता में स्थापित होता है। इसके बाद आपके पास आता है विश्व मौसम संगठन WMO, जिनेवा स्विट्जरलैंड 1961। फिर आता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, कहाँ पे है? बेंगलोर में है। भारतीय कृषि मौसम विज्ञान विभाग कहाँ है? 1932 में दिल्ली में। क्लियर है क्या? हाँ सर। अब देखिएगा अगला पॉइंट, हाँ सर अगले पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा मौसम। पहले तो ये पूछ लेते हैं भाई मौसम है क्या? ये मौसम बेईमान है क्या? बेईमान तो है, लेकिन इसकी परिभाषा पूछते हैं ना, क्या पूछते हैं? परिभाषा मतलब सर डेफिनेशन। अरे सर इंग्लिश मीडियम के हैं, इंग्लिश में बताते जाओ, क्यों टेंशन करते हो? इंग्लिश में, हिंदी में आप कहोगे तो संस्कृत में, तेलुगु में, लैटिन में, ग्रीक में, सब में बता देंगे रे, है ना, कोई टेंशन वाली बात है क्या? ठीक है, बिल्कुल। अब देखिएगा हम पढ़ते हैं मौसम के बारे में, लो सर हमने लिख दिया यहाँ मौसम। क्या है सर मौसम? एक निश्चित स्थान पर, एक मैं लिख रहा हूं यहाँ पे निश्चित स्थान, क्या लिख रहा हूं? निश्चित स्थान पर निश्चित समय में होने वाली परिघटना। निश्चित स्थान प्लस निश्चित समय, एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय में होने वाली परिघटना क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है, ठीक है। और ये होती है अल्पकालीन। कैसी होती है सर ये? अल्पकालीन। ध्यान रखिएगा 3 शब्द लिखे हैं, 3 शब्द में देखो 1.5-2 लाइन की परिभाषा, 3 शब्द में 1.5-2 लाइन की परिभाषा देखो रे। निश्चित स्थान, एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय में होने वाली मौसम की अल्पकालीन परिघटना को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। बोलो, मैं सुन रहा हूं आपको, जहां से मेरे को सुन रहे हो वहां से मैं भी आपको सुन रहा हूँ, ठीक है। भले ही आप वहां लाइब्रेरी में बैठे हो, घर पे बैठे हो, जहां से भी क्लास देख रहे हो, मैं आपको सुन रहा हूँ, आप साथ साथ रिपीट करते जाओ। एक निश्चित स्थान पर, अरे हाँ सर, एक निश्चित फिक्स स्थान है। अरे इंग्लिश मीडियम वालों, फिक्स लोकेशन, फिक्स टाइम, फिक्स लोकेशन एंड फिक्स टाइम, अल्पकालीन, शॉर्ट टाइम, है ना। एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय में होने वाली अल्पकालीन मौसमी परिघटनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। अरे यार एक पॉइंट तो बताना भूल ही गया, मौसम एवं जलवायु किस भाषा के शब्द है? अरबी भाषा के शब्द है। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा के लिख देना। RS में तक पूछा गया है ये सवाल, 2-3 साल पहले शायद RS में पूछा गया था, मौसम एवं जलवायु किस भाषा के शब्द है, तो वहां पूछा जाता है। तो अपना तो एग्रीकल्चर का ही है पूरा, है, तो ध्यान रखना मौसम एवं जलवायु किस भाषा के हैं? अरबी भाषा के। अब देखिएगा निश्चित स्थान पर निश्चित समय में होने वाली अल्पकालीन मतलब सर कम समय के लिए होने वाली परिघटना। क्लियर है क्या? हाँ सर। अब देखिएगा ये है वायुमंडल की तात्क्षणिक, अल्पकालीन को या तात्क्षणिक को या अल्पकालीन। तो हो सकता है आपके थोड़ा न्यू लेवल का पेपर बन जाए तो वहां शब्द चेंज करेंगे, क्या कहेंगे? तात्क्षणिक। वायुमंडल की तात्क्षणिक अवस्था क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। और क्या कहलाती है? ठीक है। अब ये जो मीटरियोलॉजी है, यहाँ भी ये कंफ्यूजन है। जैसा कि हमने देखा था भाई, एग्रीकल्चर तो लैटिन है और उसका जब हिंदी कृषि है, उसका हिंदी क्या होता है? कृषि होता है। तो कृषि कौन सा है? संस्कृत है। एग्रीकल्चर कौन सा है? लैटिन है। ठीक इसी प्रकार मीटरियोलॉजी क्या है सर? मीटरियोलॉजी मौसम का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? मीटरियोलॉजी। सर जलवायु का अध्ययन क्या कहलाता है? क्लाइमेट्रोलॉजी लिख दो, एक लिख दो क्लाइमेट्रोलॉजी। जयपुर वाली मेट्रो नहीं है, दिल्ली वाली भी नहीं है, ये एक अलग मेट्रोलॉजी है ना, क्लाइमेट्रोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ एक पॉइंट यार याद करो ना,
मैंने वहां जब लिखाया था ना बेसिक में, जिनके पीछे लॉजी लगे, जिनके पीछे नोमी लगे, उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे आप तो ग्रीक के हो, पहचाना क्या हमें? वो कहेंगे पहचाना? अरे आपको कैसे भूल सकते हैं, आपके पीछे लॉजी लगा हुआ है, आपके पीछे नोमी लगा हुआ है, आप तो कौन सी भाषा के हो रहे? ग्रीक भाषा के। बोलो बोलो, ग्रीक भाषा के। यानी कि इनके दोनों के पीछे लॉजी लगा है, दोनों के पीछे लॉजी लगा है। तो दोनों जैसे ही मिले, अरे आपके पीछे तो लॉजी लगा है, अरे हाँ यार आप तो उस दिन मिले थे बेसिक में, हाँ तो जट पकड़ लो। और मिट्रोलॉजी पीछे लॉजी देगा तो आपको कहा ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा का कहा रे? ग्रीक भाषा का। बोलो बोलो, ग्रीक भाषा का। क्लाइमेट्रोलॉजी को भी कौन सी भाषा का कहा? ग्रीक भाषा का। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अगर आपको पूछे भाई क्लाइमेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जलवायु का। हाँ सर। मेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मौसम का। हाँ सर। तो मौसम एवं जलवायु पूछे कि मौसम एवं जलवायु किस भाषा का शब्द है? ध्यान रखना, मौसम एवं जलवायु का है, क्लाइमेट्रोलॉजी और मेट्रोलॉजी नहीं का है। मौसम एवं जलवायु पूछे तो कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का। कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का। लेकिन यही अगर इंग्लिश में पूछ ले, पकड़े कान और बता इंग्लिश में भाई इनका जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, मौसम का वैज्ञानिक अध्ययन मेट्रोलॉजी, और जो जलवायु का वैज्ञानिक अध्ययन उसको क्लाइमेट्रोलॉजी का है। तो यही जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है इनके बारे में पूछ ले कान पकड़ के बता मेट्रोलॉजी किस भाषा का है? पीछे लॉजी देखा, टप ग्रीक कह दिया। यूनिक भाई मेट्रोलॉजी मौसम का अध्ययन करता था, अरबी नहीं, मौसम अरबी है, लेकिन ये कौन सा है? ग्रीक है। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। अब देखिएगा अगला पॉइंट। अगले पॉइंट, मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार। आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, हमारी पूरी फैकल्टी मेहनत कर रही है, आपको पूरा का पूरा कोर्स फ्री में करवा रहे हैं। 3,000 4,000 से कम का कहीं नहीं मिल रहा है ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कोर्स, और आपको इतनी बढ़िया क्वालिटी के साथ हंसते हंसते याद करवा रहे हैं यार। लाइक कर दो, है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो भी नए हैं, और शेयर भी जरूर कीजिए ताकि ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से इतने सशक्त नहीं है कि कोर्स खरीद पाए, उनके लिए पूरा फ्री कंटेंट हम करवा रहे हैं। ठीक है? हाँ, तो मौसम को तो ऊपर ऊपर से पढ़ा। अब मौसम का एक बड़ा भाई है, मौसम का बड़ा भाई है, और जब बड़े भाई से मिले, बातचीत की, हालचाल पूछा, तो कहा भाई मौसम के बड़े भाई साहब हो? उन्होंने कहा हाँ जी मौसम का बड़ा भाई साहब। नाम क्या है आपका? बड़ा प्यारा नाम, जल और वायु से मिलकर बना हुआ बड़ा प्यारा नाम, उनका नाम है जलवायु। क्या नाम है भैया? जलवायु। इन्हीं को जब इंग्लिश में पूछा, आपको यार इंग्लिश में भी तो कुछ कहते होंगे लोग, है ना? अंग्रेज क्या कहते हैं आपको? तो अंग्रेज इनको कहते हैं क्लाइमेट। क्या कहते हैं? क्लाइमेट। ठीक है? अब याद कीजिए थोड़ा सा, मैंने जब मौसम की बात की तो मौसम की बात में मैंने आपको क्या कहा? एक निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर होने वाली अल्पकालीन, 3 शब्द बताए जिसमें पूरी 1.5-2 लाइन की परिभाषा बन रही थी। निश्चित स्थान, निश्चित समय, अल्पकालीन। अल्पकालीन के कोष्टक में तात्क्षणिक लिख सकते हो, क्योंकि तात्क्षणिक वाला कई बार पूछ लेते हैं। एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय में होने वाली अल्पकालीन या तात्क्षणिक मौसमी परिघटनाओं का अध्ययन, या अल्पकालीन मौसमी परिघटना क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। तो वो क्या थी? अल्पकालीन थी। हाँ सर अल्पकालीन थी। ये क्या होगी? दीर्घकालीन होगी। कैसी होगी भाई? बड़ा भाई है तो बड़ा काम करेगा, बड़ा भाई है तो बड़ा काम करेगा, तो ये है दीर्घकालीन। कैसी है? दीर्घकालीन। और एक हमने जब इसको स्टार्ट किया तो हमने बात की थी WMO, वर्ल्ड मीटियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन, जिनेवा स्विट्जरलैंड, 1961 में जिसकी स्थापना हुई। इन्होंने कहा भाई इस जलवायु का अध्ययन करने के लिए कितनी अवधि चाहिए? 31 वर्ष। यानी कि जलवायु परिवर्तन कितने समय के लिए होता है? जलवायु परिवर्तन 31 वर्ष के लिए होता है, तो 31 वर्ष। ठीक है? बिल्कुल। अब देखिएगा ये जो जलवायु शब्द है इसको इंग्लिश में क्लाइमेट का, और ये क्लाइमेट शब्द ध्यान रखना, वहां मैंने बताया था भाई क्लाइमेट्रोलॉजी कौन सी भाषा का है? ग्रीक का है। मीटियोलॉजी कौन सी भाषा का है? ग्रीक का है, क्योंकि वहां हमें मिले थे। जैसे ही उन्होंने पूछा बता मैं कौन सी भाषा का हूं, आपने लॉजी देखा, फट कह दिया भाई लॉजी है। ठीक इसी प्रकार आपको पूछ लिया जाता है क्लाइमेट किस भाषा का है? केवल क्लाइमेट, कोई पीछे लॉजी नोमिन कुछ नहीं है। क्लाइमेट भी जब आपसे मिले और पूछे ना, क्लाइमेट होशियारी करने लगे, बता मैं किस भाषा का हूं, पेपर में छप जाए क्लाइमेट किस भाषा का है, कंफ्यूज होना ही नहीं है। क्लाइमेट भी कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। और ये क्लाइमेट शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से मिलकर बना है। क्लाइमा लिखते हैं इसको हिंदी में ऐसे, क्लाइमा।
यानी कि ये क्लाइमेट शब्द ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गई यहां तक बात। अब देखिएगा जो जलवायु विज्ञान है आपकी, जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान मतलब जलवायु का वैज्ञानिक अध्ययन। अरे क्या रे, जलवायु का वैज्ञानिक अध्ययन, जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान को क्या कहते हैं? क्लाइमेट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइमेट्रोलॉजी। लो सर, क्लाइमेट्रोलॉजी, क्लाइमेट्रोलॉजी। अब ये जो क्लाइमा शब्द है साथियों, ये जो क्लाइमेट में क्लाइमा शब्द जो ग्रीक भाषा का शब्द है ना, ग्रीक भाषा का क्लाइमा शब्द, इसका अर्थ क्या होता है रे? इसका अर्थ होता है पृथ्वी की ढाल। क्या अर्थ होता है? पृथ्वी की ढाल। किसकी ढाल गई? पृथ्वी की ढाल। क्लाइमा शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी की ढाल। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। अब देखेंगे अगले पॉइंट। अगला पॉइंट हमारे पास आता है सौर विकिरण। कौन सा आता है? सौर विकिरण। तो सौर विकिरण की बात करेंगे हम, कुछ सौर विकिरण की बात करते हैं। अब सौर विकिरण की बात करते हैं बिल्कुल। तब तक आप ये रिपीट करते रहिए। हाँ सर के जो क्लाइमेट है वो भी तो ग्रीक भाषा का है, क्लाइमा शब्द से मिलकर बना है। क्लाइमेट्रोलॉजी भी ग्रीक भाषा का है, मेट्रोलॉजी भी ग्रीक भाषा का है। लेकिन मौसम एवं जलवायु जैसे ही नाम आएगा वो कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का है। क्लियर है क्या? बिल्कुल। अब हम देखते हैं मौसम के तत्व। क्या देखते हैं? मौसम के तत्व, एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ वेदर, एलिमेंट ऑफ वेदर। मैं आपके लिए साथ साथ इंग्लिश में भी बताते जा रहा हूं। मौसम के तत्व, मौसम के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ वेदर, एलिमेंट्स ऑफ वेदर। अब देखिए पहला एलिमेंट है आपके पास सौर विकिरण। पहला तत्व आता है सौर विकिरण। सौर विकिरण, जैसे ही मैं ये नाम लिखूं सौर विकिरण, तो पहला डाउट आता है कि सर सौर विकिरण, सौर विकिरण को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? ये जो सौर विकिरण है ना, इसको पृथ्वी पर पहुंचने में लगता है 8 मिनट। चलो मैं लिख देता हूं, पृथ्वी है ना, इस सौर विकिरण को मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं। कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, ठीक है। और इसको पृथ्वी पर पहुंचने में, पृथ्वी पर पहुंचने में समय लगता है सर 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकंड का सौर विकिरण को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का क्या लगता है? समय लगता है। सर अधिकतम सौर विकिरण कब होती है? अधिकतम सौर विकिरण कब होती है? तो अधिकतम सौर विकिरण होती है 12 पीएम पर, 12 पीएम पर, यानी कि दोपहर के 12 बजे, है ना, दोपहर के 12 बजे अधिकतम सौर विकिरण होती है 12 पीएम पर। अब देखिएगा अगला पॉइंट, जो सौर विकिरण होती है ना, सौर विकिरण का मापन, सौर विकिरण का मापन, सौर विकिरण का मापन हम देखते हैं। इसका मापन आप दो तरीके से कह सकते हैं, एक तो सीधी सौर विकिरण का मापन और एक सौर विकिरण का मापन। अगर आपको पूछे सौर विकिरण का मापन किससे करते हैं, सौर विकिरण का मापन किससे करते हैं, तो आपको पाई रेनोमीटर। कौन सा मीटर? पाई रेनोमीटर, पाई रेनोमीटर। क्या कहोगे आप? पाई रेनोमीटर। ध्यान रखना, पाई रेनोमीटर। रेन गेज एक शब्द आएगा। रेन गेज वर्षा की मात्रा का निर्धारण करता है, वर्षा की मात्रा को रेन गेज द्वारा मापते हैं। लेकिन पाई रेनोमीटर जैसे ही शब्द आएगा तो आप कहोगे सौर विकिरण का मापन। लेकिन यहीं पे कंफ्यूज करने के लिए एक और सवाल आपसे पूछ लेगा कि बता भाई सीधी सौर विकिरण जो होती है, जो सीधी सौर विकिरण होती है, सीधी सौर विकिरण, सीधी सौर विकिरण का मापन किससे करते हैं रे? हाँ भाई तूने बता दिया, आपने बता दिया कि चलो जो सौर विकिरण है उसका मापन पायरेनोमीटर द्वारा करते हैं, लेकिन जो सीधी सौर विकिरण है उसका मापन करते हैं पायर हेलियोमीटर। पायर हेलियोमीटर, हेलियो है ना, पायर हेलियोमीटर, पायर हेलियोमीटर, पायर हेलियोमीटर, पायर हेलियोमीटर द्वारा सीधी सौर विकिरण का मापन किया जाता है। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। अब आप देखिएगा अगला पॉइंट, एक हमसे परिभाषा पूछी जाती है एल्बिडो की। किसकी? एल्बिडो की। तो आप एक परिभाषा ध्यान रखोगे, एल्बिडो किसकी? एल्बिडो की। सूर्य से आने वाली सीधी और परावर्तित होने वाली किरणों का अनुपात क्या कहलाता है? एल्बिडो कहलाता है। तो आप यहां पे लिखेंगे एल्बिडो। कौन सी? एल्बिडो। सूर्य से आने वाली सीधी, है ना,
प्लस में लिख दो परावर्तित व परावर्तित होने वाली किरणों का अनुपात, परावर्तित होने वाली किरणों का अनुपात, किरणों का अनुपात, सूर्य से आने वाली सीधी व परावर्तित होने वाली किरणों का अनुपात क्या कहलाता है? एल्बिडो कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्बिडो कहलाता है। अब आपको दो चीजें पूछी जाती हैं कि एक तो बताओ भैया पृथ्वी की सतह का एल्बिडो कितना होता है? पृथ्वी की सतह का एल्बिडो कितना होता है? तो वो आपको 35 से 40% कितना होता है? 35 से 40%। ठीक है। फसल क्षेत्र का एल्बिडो कितना होता है? फसल क्षेत्र का एल्बिडो कितना होता है? तो वो होता है सर 23 से 30%। 23 से 30%। दो एल्बिडो बताए। पहले तो एल्बिडो है क्या कि सूर्य से आने वाली सीधी व परावर्तित होने वाली किरणों के अनुपात को क्या कहा? एल्बिडो कहा। अब अगला पॉइंट आपसे क्या पूछा जाएगा कि बताओ भैया, आपने इतना जान लिया, लेकिन अब ये बताओ पृथ्वी की सतह का एल्बिडो कितना होता है? 35 से 40%। 35 से 40%। लेकिन अगला पॉइंट पूछे कि फसल क्षेत्र का एल्बिडो कितना होता है? 23 से 30%। कितना होता है? 23 से 30%। अब हम बात करते हैं तापमान की। पहला तत्व हमने पढ़ा सौर विकिरण। अब हम पढ़ेंगे दूसरा तत्व सॉरी देखो आपके लिए कितना चिल्ला रहा हूं यार, है ना। अब देखिएगा, जब तक आपके सपने साकार नहीं होंगे तब तक ये पूरी फैकल्टी ऐसे ही लगी रहेगी, दिन रात एक कर देगी आपके सपनों को साकार करने के लिए। जुड़े रहिए। अब देखिएगा अगला पॉइंट, अगला तत्व हमारे पास आता है तापमान। कौन सा मान है ये? अरे सर एक तापमंडल पढ़ा था। हाँ, तापमंडल पढ़ा था। अब एक तापमान आता है। तापमान है क्या? तापमंडल में एक पॉइंट ध्यान रखना, सर्वाधिक तापमान इसी मंडल का होता है। सर्वाधिक तापमान इसी मंडल का होता है। और ऊंचाई के साथ तापमान में क्या वृद्धि हो रही थी। बाकी जो तीन थे ना, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, उसमें ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि नहीं हो रही थी। वो खुला मना कर रहे थे कि हमें तो नहीं करनी वृद्धि। लेकिन तापमंडल ने कहा भाई यार, क्या यार, मेरा तो नाम ही तापमंडल है, तो फिर मैं तो तापमान में वृद्धि करूंगा ही करूंगा। अब हम यहाँ पढ़ेंगे तापमान। तापमान कौन सा मान? यहाँ ध्यान रखना, मैं मौसम के तत्व पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तापमान पहला पॉइंट के सर, तापमान का मापन किससे करते हैं? तापमान का मापन करते हैं तापमापी से। इसको इंग्लिश में बोलते हैं थर्मामीटर। कौन सा मीटर? थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर। जैसे ही मैंने लिखा थर्मामीटर या तापमापी द्वारा तापमान का मापन होता है, तो आपको ये पूछा जाता है कि थर्मामीटर की खोज किसने की? थर्मामीटर की खोज किसने की? तापमापी की खोज किसने की? थर्मामीटर की खोज की थी आपके गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने। गैलीलियो, ये वही गैलीलियो था जिसने रेडियो का निर्माण किया था। रेडियो की खोज भी किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। तापमान की खोज भी किसने की थी? इसी ने की थी। अब आप देखिएगा, थर्मामीटर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब ये थर्मामीटर कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार से। आपने पूछा भाई थर्मामीटर जी बताइए आप कितने प्रकार के हैं? वो मुस्कुरा के कहेगा, आप भी मुस्कुरा के कहना वापस, है ना। मुस्कुराने का मजा ही अलग है। थर्मामीटर दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो। एक तो अधिकतम, मैक्सिमम कह दो, मैक्सिमम थर्मामीटर, क्योंकि यह थर्मामीटर लिखा है तो फिर इंग्लिश वाले चलेगा। मैक्सिमम थर्मामीटर, जो हिंदी मीडियम वाले वो कहेंगे अधिकतम तापमापी। यहाँ तापमापी लिख देना, क्या दिक्कत है? एक ही बात है ना। हिंदी इंग्लिश मिलके चलेंगे तभी तो मजा आएगा, है ना, मिलजुल के। अधिकतम तापमापी, मैक्सिमम थर्मामीटर, है ना। एक आता है आपके पास न्यूनतम, अधिकतम और न्यूनतम। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। अब आप देखिएगा, अधिकतम तापमान कितने पे होता है? अधिकतम तापमान कब होता है? अधिकतम तापमान होता है दोपहर को 2 PM। अधिकतम तापमान कब होता है? दोपहर को 2 PM। न्यूनतम तापमान कब होता है? सुबह 4 बजे, 4 AM। ठीक है, बिल्कुल सर क्लियर है। अब आप अगला पॉइंट ध्यान रखोगे कि प्रत्येक 10 डिग्री तापमान में वृद्धि होने पर, जैसे ही प्रत्येक 10 डिग्री तापमान में वृद्धि होती है, प्रत्येक 10 डिग्री तापमान में अगर वृद्धि होगी तो जैव रासायनिक क्रियाएं डबल हो जाएगी। जैव रासायनिक क्रियाएं क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। बायोकेमिकल जो रिएक्शंस हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस, वो डबल हो जाएंगे, है ना। जैव रासायनिक क्रियाएं दुगनी हो जाती है। यानी कि आप लिखोगे प्यारे साथियों, आप लिखोगे कि प्रत्येक 10 डिग्री तापमान में वृद्धि होने पर जैव रासायनिक क्रियाएं डबल हो जाती है। क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। ठीक है। और
पौधों के लिए 30 से 35 डिग्री तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं साथी, फोटोसिंथेसिस। पेड़ पौधों द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस ये तो जान लिया भाई। अब किसकी सहायता से, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, है ना, इनकी सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एक और क्लोरोफिल, हरित लवक, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, अब प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होने पर जैव रासायनिक क्रियाएं डबल हो जाती है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो पौधों में आप ध्यान रखोगे कि 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है, अधिकतम होती है। इस बात का आपको थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। और जैसे ही 45 डिग्री से अधिक तापमान होगा तो पौधों की श्वसन दर घटने लग जाएगी। इस बात का भी थोड़ा सा आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। ठीक है, अब मैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट सारणी लिखा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मिटा रहा हूं और देखिएगा, एक इंपोर्टेंट सारणी की बात करते हैं। इंपोर्टेंट सारणी की बात करते हैं जो तापमान में आपसे पूछी जाती है अलग अलग फसलों के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहे जेट हो, सीयूईटी हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, डब्ल्यू हो, जो भी बनना हो, है ना, एक अच्छा इंसान भी बनना हो, एक अच्छा किसान भी बनना हो, तो भी ये बातें ध्यान होनी ही चाहिए, तभी मजा आता है ना। करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा, है ना। अब देखिएगा, एक तो आप पढ़ते हो खरीफ की फसलें, कौन सी फसलें पढ़ते हो, खरीफ की फसलें। एक पढ़ते हो सर रबी की फसल, रबी की फसल। एक आप जायद पढ़ते हो, हाँ सर, खरीफ मतलब ऐसी फसलें जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। वर्षा ऋतु जून से अक्टूबर, है ना, जून से सितंबर अक्टूबर मान लो। ठीक है सर, वर्षा ऋतु में। ठीक है, अब एक आती है रबी की फसलें जो सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है और जनवरी फरवरी में काट ली जाती है। एक आती है जायद की, जिसमें मोस्ट ऑफ सब्जियां उगाते हैं मार्च से लेकर फरवरी, मार्च से लेकर मई तक। ठीक है, अब खरीफ में आप बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंगफली, चावल, तिल, अरहर, गन्ना आदि कह सकते हो। रबी आप कह सकते हो गेहूं, जौ, चना, है ना, इसमें मोस्ट ऑफ सब्जियां। अब इनका तापमान आपसे पूछा जाता है कि इनमें तापमान बताइए, तो आप 3 सेंस में तापमान याद करोगे। एक तो अंकुरण के सेंस में, है ना, एक तो अंकुरण के सेंस में, एक वृद्धि के सेंस में और एक पकने के सेंस में। इन तीनों में आपको तापमान पूछा जाता है। जायद या अन्य कह दो, जायद या अन्य फसल में, है ना, जायद या अन्य फसलों में। ठीक है, अब अंकुरण के लिए खरीफ फसल का तापमान रखते हैं 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान, है ना। अंकुरण के लिए खरीफ फसलों में कितना तापमान होना चाहिए, 30 से 35 डिग्री। ठीक है, और वृद्धि के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। पकने के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये तो हो गया भाई अंकुरण में 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, वृद्धि में 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, पकने के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। अब यही बात अगर मैं रबी में करना चाहूं कि सर रबी में भी बता दो, तो रबी में आप कहोगे 20 से 25, तो अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान तो चाहिए होता है अंकुरण के लिए। किसके लिए, अंकुरण के लिए। अगर पूछे वृद्धि के लिए, तो वृद्धि के लिए आप कहोगे 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। कितना कहोगे, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर आपको पूछे पकने हेतु बताओ खरीफ में, तो आप कहना 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। कितना कहना, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है सर, ये पॉइंट भी हो गया क्लियर। अब अन्य फसल, ठीक है, अन्य फसल जैसे एक तो आप कह दो तंबाकू, किसका को, तंबाकू। अरे निकोटियाना स्पीसीज, निकोटियाना स्पीसीज क्या नाम होता है, निकोटियाना स्पीसीज। तो तंबाकू में अगर आपसे पूछे, तो तंबाकू में आप कहोगे कि सर अंकुरण के लिए तो 16 से 17 डिग्री सेल्सियस, 16 से 17 डिग्री सेल्सियस। आलू में, आलू में कहे तो सर 18 डिग्री सेल्सियस। कितना कहना सर, 18 डिग्री सेल्सियस। यही अगर पूछ ले टमाटर में, टमाटर में तो 21 से 24 डिग्री सेल्सियस। अरे सर अभी आप इन तीनों का अलग अलग तापमान दिखाया है। अरे साथी, जब ये प्रश्न आपसे इन तीनों के सेंस में पूछेगा तो आपको नॉर्मली कहेगा भाई अंकुरण के लिए भी इतना ही चाहिए, वृद्धि के लिए भी और पकने के लिए। तीनों पॉइंटों का औसतन बता रहा हूं, एवरेज बता रहा हूं। ठीक है, तंबाकू का 16 से 17 डिग्री सेल्सियस अंकुरण, वृद्धि व पकने हेतु। आलू का 18 डिग्री, टमाटर का 21 से 24 डिग्री।
यही अगर खरीफ फसल की बात करें तो अंकुरण के लिए 30 से 35 डिग्री, वृद्धि के लिए 25 से 30, पकने के लिए 20 से 25। रबी में 20 से 25 अंकुरण के लिए है, वृद्धि के लिए 15 से 20 है, पकने के लिए 20 से 25 है। ठीक है, बिल्कुल इस बात का आप थोड़ा सा क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। अब आप साथियों, ये हुई हमारी आज की पहली क्लास, जिसमें हमने जाना भाई एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर की बेसिक जानकारी, बेसिक से जितने क्वेश्चन बन रहे थे वो जाने। इसके बाद हमने एक एक टॉपिक की बात की। पहला वायुमंडल लिया, जिसमें 4 परतों की बात की, 4 मंडल की बात की। मंडल में जो एक ओजोन परत आ रही थी, आयन मंडल आ रहे थे, उनकी बात की। सबसे गर्म कौन सी, सबसे ठंडी कौन सी, जहां से जितने माइनर मेजर क्वेश्चन बन रहे थे सबकी बात की। फिर हमने एक टॉपिक लिया मौसम एवं जलवायु, यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहे थे भाई मौसम एवं जलवायु अरबी के हैं, भाई अरबी भाषा के शब्द है, लेकिन यही मौसम और जलवायु जब इनका वैज्ञानिक अध्ययन मेट्रोलॉजी, क्लाइमेट्रोलॉजी, तो वो वापस ग्रीक के। जितने भी माइनर मेजर सारे पॉइंट्स हमने इसमें देखे। ठीक है, फिर मौसम के तत्व देखे, 2 तत्व आज देखे, कुछ और तत्व हैं जिनकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। और इस क्लास के साथ खत्म करता हूं, इस पॉइंट के साथ आज की इस क्लास को। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, शानदार लगी होगी, दमदार लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस द ड्रीम पॉइंट के डिजिटल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यहीं पे आपके सपने साकार होंगे। और मेरा दावा है, जो साथी लगातार जुड़ा रहा उसके सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी। बने रहिए, जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।